सबसे पहले वो जय घोष जो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। हम भारत माता की बेटियां हैं, ये भारत हमारी माँ है, तो दोनों मुट्ठियां भींच के पूरी शक्ति से, इतनी शक्ति से कि नापाक पाक को सुनाई दे कि प्रेरणा में भारत की नारियों ने माँ भारती का उद्घोष किया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित प्रीति जी, शिखा जी, मोनिका जी एवं यहाँ मेरे सामने बैठी हुई ये भारत की नारी है और अकेले ही दहशतगर्दों पर भारी है। और ये जो आए थे ना 5 या 7, सीरियसली मैं आपको बताऊं, अगर हम अपने पे आ जाती तो रणचंडी बन जाती, झांसी की रानी बन जाती और उनकी ऐसी की तैसी भी कर देते। लेकिन तो ये भारत की नारी है। अभी डॉक्टर शिखा ने आपको बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो सिर्फ एक सैन्य कोई वॉरफेयर जैसी स्थिति वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी मिलिट्री ने जा करके मात्र दहशतगर्दों को मारा है। ये एक भावनात्मक हमारे लिए काम था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो भावनाओं से जुड़ा हुआ था, जो नारी सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ था। सिंदूर जो हम सबके माथे पर अभी हमारी बहन ने लगाया और सिंदूर जो हम लोग अक्सर पहनते हैं, ये सिर्फ एक लाल रंग का कोई कलर नहीं है जिसको उठाया शादी के बाद लगाया और ओ सो कूल या फैशनेबल बनने के लिए लगा करके निकल गए। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये वही समझता है जिसका ये संस्कार है। ये जो सिंदूर है, ये जो लाल रंग है, ये रंग शक्ति का प्रतीक है, ये रंग रक्षा का प्रतीक है, ये रंग वीरता का प्रतीक है, ये रंग ओजस्वी होने का प्रतीक है। और इसीलिए जो सिंदूर का रंग है वही हमारे रक्त का रंग है। और क्या किया पहलगांव में दहशतगर्दों ने? हमारे भाइयों का रक्त बहाया उनकी पत्नियों के सामने, उनकी बेटियों के सामने। जो सैलानी गए हुए थे पूरे भारतवर्ष से घूमने के लिए कश्मीर में, वहां पर चुन चुन करके धर्म के आधार पर आइडेंटिफाई करके पुरुषों को मारा, ऐसे ऐसे यहां पर बंदूक रखे गोली से उड़ा दिया। और जब एक बहन, जिसकी बात आप लोगों ने भी बाद में सुनी होगी जैसे मैंने सुनी, उसने बोला कि मैंने उस आतंकवादी को बोला कि अगर तुमने मेरे पति को मार दिया है ना तो मुझे भी मार दे, मेरा सिंदूर तो तूने मिटा ही दिया है, मैं जी के क्या करूँगी। तो उस दहशतगर्द की इतनी बिसात थी, इतनी ओडेसिटी थी कि उसने बोला तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, तुम जाओ और जा करके अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताओ। पहलगांव में 22 तारीख को उस दहशतगर्द ने बोला कि जाओ और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताओ। और कुछ दिनों के अंदर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो इस देश के न केवल प्रधानमंत्री हैं, आपके, मेरे, हम सब के अभिभावक हैं, हमारे रक्षक हैं, उन्होंने दहशतगर्दों को उनके घर में घुस करके केवल बताया ही नहीं, दिखा दिया कि बेटा पाकिस्तान, तेरा बाप है हिंदुस्तान। और आज इस हिंदुस्तान की गद्दी पर जो बैठे हुए हैं ना, वो तुम जैसे चिरकुटों को तुम्हारे यहाँ आ करके मारने की क्षमता भी रखते हैं, पॉलिटिकल विल भी रखते हैं, और 1 मिनट नहीं लगाएंगे तुम्हें मारने में। तो ये एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जब हमने दहशतगर्दों को मार दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी, और उम्मीद थी नापाक पाक पाकिस्तान, उसको मैं बोलती हूं आतंकिस्तान, वो वही कायराना काम करेगा जिसके लिए वो जाना जाता है। और उन्होंने आतंक के खिलाफ जब भारत ने एक्शन लिया, ये मिलिट्री वॉर नहीं थी, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं थी, ये पहलगांव में हमारे जो 26 निर्दोष मारे गए थे आतंकवादियों के द्वारा, उनके ऊपर एक्शन था। और हमने बड़े सटीक, स्पेसिफाइड, मेजर्ड तरीके से पाकिस्तान के एलओसी में और बहावलपुर तक घुस करके
जो 100 किलोमीटर से दूर है बाय द वे एलओसी से, वहां घुस करके उनके आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया 9 और 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारा। और वो पाकिस्तान जो पुरजोर आवाज में अक्सर ये कहता हुआ सुनाई देता है कि हम तो खुद दहशतगर्दी का दंश झेल रहे हैं, हमें तो खुद आतंकवाद से लड़ना है, वो बिफर गया, वो परेशान हो गया और उन्होंने हमारे ऊपर जो सैन्य हमला था वो करने की कोशिश करी, अपने ड्रोन हमारी तरफ, हमारे अपने मिसाइल्स हमारी तरफ मारने की कोशिश करी, हमारे जो मिलिट्री एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश करी, हमारे मंदिर, एक शिव भगवान जी का मंदिर श्रीनगर में, हमारे गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे को अमृतसर में, उसके अलावा पुंछ के अंदर एक और गुरुद्वारे को, उसके अलावा एक चर्च को, इन सब को निशाना बनाने की कोशिश करी। और उसके बाद भारतवर्ष की जांबाज सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 11 उनके एयर बेसेस की ऐसी हालत कर दी कि मिस्टर शाहबाज शेख और आसिम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि रोएं कि भाग जाएं पाकिस्तान से। यहां पर मैं एक चीज और उल्लेख करना चाहती हूं कि भारतवर्ष की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, बीट इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, वो सदैव से इतनी ही जांबाज थी, इतनी ही केपेबल थी जितनी आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर देखा। लेकिन क्या लैक कर रहा था? पॉलिटिकल विल। क्योंकि जो हमारी सेनाएं होती है ना, उनको राजनीतिक गो हेड चाहिए होती है। जब आपको दुश्मन मुल्क से लड़ना है, जब आपको आतंकवादियों से लोहा लेना है, और वो जो पॉलिटिकल गो हेड है वो देश के प्रधानमंत्री उनको देते हैं। ये पॉलिटिकल विल लैक कर रही थी, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। मोदी जी ने हमारे तीनों जो चीफ्स थे सर्विसेज के, उनको बुलाया और बोला आपको मैं खुली छूट दे रहा हूं, समय आप तय करेंगे, तरीका आप तय करेंगे, कहां पर कितना एक्शन लेना है वो आप तय करेंगे, और आपके प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हैं। और उसके बाद भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में कहर बरपा दिया साहब, ऐसा कहर कि पाकिस्तान की आने वाली 700 पुश्तें ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भूल पाएंगी। एक चीज़ और बोलती हूँ, भारत की बेटी हूँ, भारत की महिला हूँ, बहुत गर्व है। और गर्व इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष की जो नारी शक्ति है ना, उसका स्थान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। भारत की जो नारी शक्ति है वो वीरता का, साहस का परिचायक है, दूसरा नाम है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महिलाएं मातृशक्ति होगी जिनसे यदि ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो बोलेंगे नहीं मैं कुछ नहीं करती, मैं तो घर में रहती हूँ। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप होम मेकर हैं। एक परिवार समाज को बनाता है और समाज देश को बनाता है। और जो नारी शक्ति होम मेकर होकर के परिवार को अच्छी तरीके से चला दे, उसके सामने कोई भी जो मुसीबत है वो बड़ी बौनी है। और भारत की नारी शक्ति की यही खासियत है कि उनके आगे कभी कोई समस्या ज्यादा समय तक टिकती नहीं। और जब जब समस्या हमारे सामने आती है हम विकराल रूप भी धारण कर लेते हैं। और जब जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज आती है जिसमें हमें दया का भाव दिखाना होता है, तो हमारा वात्सल्य भी फूट फूट करके बाहर निकलता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, और जो हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जवान और अफसर लड़ने जा रहे थे, उनके भी तो परिवार हैं, है ना? उनकी भी पत्नियां हैं, उनकी भी माएँ हैं, और वो भी हमारी तरह सिंदूर पहनती हैं। और कई लोगों को ये लगता होगा कि जब इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं तो जो सर्विस बैकग्राउंड की महिलाएं होती हैं उनको डर लगता होगा, उनको ये लगता होगा कि दूसरे का सुहाग का बदला लेते लेते मेरा सुहाग उजड़ गया तो, जिस बहन की मांग सुनी हुई उसका न्याय लेते लेते मेरी मांग सुनी हो गई तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, है ना? ऐसा भाव मन में आता है ना कि शायद ऐसा वो सोचते होंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताती हूँ कि जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स, आर्मी के जो जवान अफसर, नेवी के जो जवान अफसर लड़ाई लड़ रहे थे ना, उनकी जो पत्नियां थी वो भी उनके साथ लड़ाई लड़ रही थी। क्योंकि जब एक सर्विस ऑफिसर, जवान युद्ध में जाता है तो उनकी पत्नी उनके सर पे यही सिंदूर लगाती है, ये लाल रंग का सिंदूर, और बोलती है
बिना मारे वापस मत आना, मार के आना। मेरी जिन बहनों का सिंदूर इन आतंकवादियों ने उजाड़ा है, उनका घर में घुस करके नाश करके आना, उनको खत्म करके आना, उनको जैसे मोदी जी ने बोला है वैसे मट्टी में मिला करके आना। और हमारी चिंता मत करना, हमारी चिंता मत करना, हम अपने आप को देख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बातें कैसे बोल रही हूँ। बहुत गर्व से आप लोगों को बताती हूँ कि मैं भी एक फाइटर पायलट की पत्नी हूँ। एक फाइटर पायलट जिन्होंने MiG-21 भी उड़ाया, जिसको हम लोग फ्लाइंग कॉफिन बुलाते हैं कि भैया अगर किसी का पति MiG-21 उड़ा रहा है तो पता नहीं वो वापस आए भी कि नहीं आए, ये तो उड़ते हैं गिर जाते हैं। MiG-21 उड़ाया, MiG-27 उड़ाया, MiG-23 उड़ाया और जैगवर भी उड़ाया। तो एक फाइटर पायलट की पत्नी हूँ और जिम्मेदारी से आपसे बोल रही हूँ कि इससे बड़ा गर्व नहीं होता है कि मैं उस व्यक्ति के नाम का सिंदूर अपने माथे पर पहनती हूँ जो माँ भारती के लिए जीता है, और अगर मरेगा भी तो माँ भारती के लिए मरेगा। और एक चीज़ और आप लोगों से बोल रही हूँ कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जब ये एस्केलेशन हुआ और उसके बाद ये युद्ध वाली स्थिति हो गई, कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति हो गई, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट इज द रॉन्ग वर्ड टू से, ये युद्ध ही था। तो मैं जितने भी दिन थे एक रात सोई नहीं, बिल्कुल नहीं सोई। मैं पूजा करती रही, मैं पूरे टाइम मीडिया, सोशल मीडिया में बैठी रहती थी, बहुत सारे फ़ोन आते थे, उनसे बात करती थी। और वो इसलिए करती थी कि जो लोग युद्ध कर रहे थे, जो लोग पाकिस्तान में हम जैसे कह रहे थे घर में घुस के मार रहे थे, उनमें जितने लोग थे वो सब मेरे दिल के करीब। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानती हूँ, जिनके साथ मैं इंडियन एयरफोर्स में लिटरली मतलब युवा अवस्था से प्रौढ़ हुई हूँ, है ना। और उनमें से कोई एक ऐसा भी था जो मेरे परिवार का था, जो किसी ऐसे एयरक्राफ्ट में था जो लोहा उस समय पाकिस्तान से ले रहा था। लेकिन मुझे डर कभी नहीं लगा, मुझे कभी भय नहीं लगा, क्योंकि मुझे भारत के लिए खड़े रहना था। और मुझे पता है कि भारत की जो सेना है वो इतनी वीर है कि ये जो नापाक पाक है ना, इसकी बिसात नहीं, इसकी हैसियत नहीं कि ये भारत के सैनिकों को छू ले। वो भी दौर आप लोगों ने देखा होगा जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था कि इंडियन एयरफोर्स के हमने 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए साहब, 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, एक फाइटर पायलट लेडी ऑफिसर, उसको हमने वॉर कैप्चर बना लिया। खूब चीज़ें आई उस समय मीडिया में, सोशल मीडिया में, है ना। हमारे कुछ लोगों ने भी बोला, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहती हूँ। क्या है ना, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री वो इस देश के लिए जीती है, इस देश के लिए मरती है। कोई ज़रूरी नहीं है इस देश के लिए जीने के लिए हमें सेना में रहना है। आप लोग भी इस देश के लिए ही जी रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो भी इस देश के लिए जी रहे हैं, है ना। और जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर दुश्मन के साथ हम लड़ते हैं, आतंकवाद के साथ हम लड़ते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक अपनी जो राजनीतिक द्वेष की भावना है उसको भूल करके देश के साथ खड़ा हो, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो, देश की सेनाओं के साथ खड़ा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पाकिस्तान ने बोला कि 5 फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए गए, तो यहां पर कई लोगों ने बोला हाँ गिराए गए। पर आप सोचिए कि मुझ जैसी कई ऐसी माताएं, कई ऐसी पत्नियां थी जो अपने परिवार के सदस्यों से बात नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, वॉर होती है, तो आप बात नहीं कर पाते हो किसी से भी, कोई कम्युनिकेशन का चैनल नहीं होता है, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट होता है। आपको कुछ नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता वैसे मुझे नहीं पता, कुछ जानकारी नहीं होती है। उस समय आप सोचिए वो परिवार क्या सोचते होंगे कि सही में हो गया क्या, सही में ऐसा हो गया क्या। तो उन लोगों को मैं धिक्कारती हूँ कि आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो, आप पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है उसको यहाँ पर एम्पलीफाई कर रहे हो। आप उन परिवारों के अंदर और देश के तमाम 140 करोड़ लोगों के अंदर चिंता का भाव उत्पन्न कर रहे हो कि पाकिस्तान हमसे सुपीरियर है और पाकिस्तान ने हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिया, भारत की एक बेटी को उन्होंने पकड़ लिया। और ये जब चीज़ें हमारे सामने आती है, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस भी फॉर्म में हो, छोटे या बड़े, हमें ये फेक और झूठ जो नैरेटिव है उनको ध्वस्त करना है। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है,
और आतंकवाद भी हमारा दुश्मन है, लेकिन इस देश के अंदर बैठे हुए भी बहुत मीर जाफर हैं। हमारे देश के जो पहले CDS थे ना, जनरल रावत साहब, उन्होंने बोला था कि भारत 2.5 फ्रंट पर लड़ाई लड़ता है, 2.5 फ्रंट पर। एक फ्रंट चीन, दूसरा फ्रंट नापाक पाक, और आधा फ्रंट इस देश के अंदर बैठे हुए वो मीर जाफर जो पाकिस्तान का गीत गाते हैं। उसमें हमारे, माफ कीजिएगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, हमारे बड़े सारे ऐसे नेता हैं जिनको इस देश ने बनाया है। आज वो लटियंस दिल्ली के अंदर टैक्स पेयर के पैसों पर रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में, है ना। और वो टैक्स हम सब भरते हैं, वो सेना भी भरती है जो लड़ने के लिए गई थी। लेकिन उन लोगों ने फेक नैरेटिव फैलाया, आधे फ्रंट का हिस्सा होकर, मीर जाफरों का हिस्सा होकर के अपनी सेना के साथ वो खड़े नहीं रहे और लगातार ये बोलते रहे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये किसी काम का नहीं है। उन्होंने हमारे 5 जहाज उड़ा दिए। और उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप कितना भी डिमोटिवेट करने की कोशिश कर लीजिए, ना तो इस देश का सैनिक, न इस देश के प्रधानमंत्री जी, और ना इस देश की मातृशक्ति डिमोटिवेट होगी जब देश के ऊपर दुश्मनों की तरफ से कोई भी आंच आएगी। और एक चीज और मैं बोलती हूं कि जो जनरल रावत बोल करके चले गए कि 2.5 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बोल रही हूं 6 फ्रंट पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दोनों 2-2 फ्रंट हो गए और ये पूरे का पूरा 2 फ्रंट के बराबर आधा फ्रंट है जो अंदर बैठा हुआ है। और इस फ्रंट को भी हमें कन्फ्रंट करना है, ये बहुत आवश्यक है। इस प्रकार की जब गोष्ठियां होती हैं, उसमें जो वार्तालाप होती है, उसके जो टेक अवेज होते हैं, उनको लेकर के जाकर के हम लोगों को जरूर अपने परिवार के अंदर, अपने आसपास, हर जगह बात करनी चाहिए और उन मीर जाफरों को भी एक्सपोज करना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर है ना, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ममता जी हमने क्या खोया क्या पाया। मैंने कहा खोया, हमने खोया, हमने तो सिर्फ पाया, हमने सिर्फ पाया। 1971 के बाद यह पहली बार हुआ जब भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके मट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। मसूद अजहर एक ऐसा आतंकवादी जिसको ये लगता था उसको अभेदान है, उसके परिवार के 12 से 15 लोग मार दिए। 15 लोग, सब 72 हुरों के पास, सब 72 हुरों के पास। बोला जाओ तुम वहीं पार्टी करो, पार्टी ऑल नाइट करो। सबकी कब्र खोद दी, है ना। और उसके अलावा बाकी जो आतंकवादी थे उनको मारा। लेकिन आजकल वहां पर वैसे एक अज्ञात भाई भी गए हुए हैं, गनमैन, वो भी बाकियों को मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं। लेकिन सच यही है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सिर्फ पाया है, खोया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो लगातार एक धमकी देता रहता था कि मैं न्यूक्लियर नेशन हूं, मेरे पास न्यूक्स हैं, अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हारे यहां परमाणु बम फोड़ दूंगा, फिर तुम नागासाकी हिरोशिमा हो जाओगे, है ना। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल विल है ना प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसको हम सबको एक बार प्रणाम करना चाहिए हमारी सेनाओं के साथ। क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो ये न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी है, इसको मिस्टर शहबाज शरीफ और मिस्टर आसिम मुनीर अपनी जेब में रखो और अब तुम हमारा रूप देखो। और जब यह ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने यही बोला कि यह नहीं चलेगा, यह नया भारत है, यह उस समय का भारत नहीं है जब यहां पर सुपर प्राइम मिनिस्टर मैडम सोनिया गांधी हुआ करती थी। 26/11 का एक बहुत ही डेडली आतंकी हमला हुआ था। आप लोगों को याद है वो हमला? कितने लोगों को याद है? कितने लोगों ने उस हमले को मीडिया में देखा था, है ना? आपने देखा ना, कितना खतरनाक वो था, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए था? हमारे देश में उस समय सरकार थी यूपीए की, हमारे प्रधानमंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी इससे चलते थे। सच है ये, वो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो चलते इसी से थे। और ये जो था वो मैडम सोनिया गांधी जी के हाथ में था। तो सुपर प्राइम मिनिस्टर ने बोला, जब भारत के उस समय के जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, एयर चीफ मार्शल फली मेजर, उन्होंने बोला कि आप हमें सिर्फ हाँ बोलिए, हम पाकिस्तान को घुस करके खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, आप हाँ तो बोलो। तो आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स को क्या बोला गया, हमारी वीर सेनाओं को क्या बोला गया? बोला गया नो 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 नो, यू कांट अटैक देम, यू कैन नॉट अटैक देम।
So what? They have come and killed our people. So what? They have sent the terrorist. वो तो कलावा पहने हुए भगवा आतंकवादी थे भाई, तो पाकिस्तान में घुस करके काहे मारोगे? आराम से बैठो। एयर चीफ साहब, आप भी और आपके एयरफोर्स भी। ये सोच थी उस वक्त इस देश के अंदर चल रही सरकार की। आतंकवादियों को छोड़ दिया, सब कुछ प्लेटर में दे दिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा उनको सर में बिठा के रखा। और इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ती रही कि उनको लगा कि पाकिस्तान से हम आतंकवादी भेजेंगे, इन पर हमला करेंगे और उसके बाद क्या होगा, चीजें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वो भूल गए कि 2014 के बाद यहां पर एक ऐसी सत्ता परिवर्तन हुई, एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनका जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन ही नहीं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म भी है। और उनके लिए मैं बड़े गर्व से ये बात बोलती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड है, इस देश की जिम्मेदार जागरूक नागरिक होने के नाते भी मैं ये बोलती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी एक्चुअली जो जड़ें हैं वो आरएसएस से हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर जो ये सेवा भाव है ना, वो इसी संगठन से आया है जिसके बेसमेंट में आज हम बैठे हुए हैं। और ये बात उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक कॉन्वर्सेशन में बोली भी थी। क्योंकि जब आपके संस्कार सेवा के हों, जब आप इस देश को केवल एक जमीन का टुकड़ा ना समझे, अपनी माँ समझे, और इस देश के नागरिकों को केवल अपना वोट बैंक ना समझे, उनको अपने परिवार का सदस्य समझे, तब यदि कोई आतंकवादी पहलगांव में घुसता है और महिलाओं के सामने उनके पतियों की, उनके भाइयों की, उनके पिताओं की निर्ममता से हत्या करता है, तो वो प्रधानमंत्री जिनके लिए ये देश उनका घर परिवार है, हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं, वो ऐसा ही एक्शन लेते हैं जैसा उन्होंने लिया। एंड जहां तक हमारी सर्विसेज की बात है, मैं एक बार फिर से ये बोलना चाहती हूं कि कई लोगों को ये लगता है ऑन अ लाइटर नोट कि बिटवीन 3 सर्विसेज आर्मी तो काम करती है, क्योंकि सबको है कि भाई वो सरहद पर रहते हैं, लेकिन सबको लगता था कि एयरफोर्स क्या ही करती होगी। अब युद्ध हुआ था कारगिल का, तब एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, तब एयरफोर्स गई थी। वही एयर स्ट्राइक जिसमें अरविंद केजरीवाल जी मेरे बड़े फेवरेट सब्जेक्ट हैं, वैसे वो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके बारे में बात करने में, है ना, क्योंकि अर्थ के अनर्थ की वो बात करते हैं और उसके बाद उनकी छीछा लेदर करने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो वही हमारे माननीय सम्मानीय भूतपूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए और उनके साथ पूरी इकोसिस्टम की ब्रिगेड आई और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं मारा, वहां तो ये चील का भी उड़ा के आ गए, सबूत दो ना, सबूत दो। और वो सबूत इस देश की सरकार से नहीं थे, वो इस देश की सेनाओं से थे ना। उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं किया भाई, एयर स्ट्राइक कहाँ हुई, एयरफोर्स कहाँ गई। तो इन लोगों को ये लगता था कि भाई मतलब ऐसे ही है। और मैं आपको बता रही हूँ, एक बार मुझसे किसी नेताजी ने पूछा, जिम्मेदार नेता ने, इलेक्टेड मेंबर ने, और आप समझ ही गएंगे विपक्ष के ही होंगे, उन्होंने मुझसे पूछा एक कार्यक्रम में कि ममता जी अपने भाई साहब क्या करते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब, आपके भाई साहब का तो आपको ही पता होगा, मुझे कैसे पता होगा। तो कहते नहीं नहीं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब अब उस तभी मतलब नहीं मैं सर्विस में है तो नहीं बताते थे, चुप रहते। तो मैंने बोला पायलट है। कहते अच्छा पायलट है, तो कौन सी एयरलाइन में जहाज उड़ाते हैं, इंडिगो में, एयर इंडिया में, विस्तारा में। मैंने बोला नहीं नहीं भाई साहब यहाँ कहीं नहीं उड़ाते। तो उन्होंने बोला नहीं उड़ाते तो भाई ये कैसे पायलट है, मतलब क्या करते हैं। तो मैंने कहा नहीं हैं तो पायलट ही, पर ये वाले जहाज नहीं उड़ाते। अब वो मेरे पीछे पड़ गए। तो मैंने उनको बोला भाई साहब एयरफोर्स में। कहते अच्छा एयरफोर्स में है अपने भाई साहब। मैंने बोला जी भाई साहब। तो क्या उड़ाते हैं। मैंने बोला भाई साहब लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। अब क्या करूँ, बोला लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। कहते अच्छा लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। अरे ममता जी फिर तो बड़े मजे हैं, बहुत मजे हैं, भाई साहब तो कुछ काम ही नहीं करते, तनख्वाह मिल रही है, हींग लगे ना फिटकरी, रंगा है चोखा, कुछ लड़ाई लुड़ाई तो हुई नहीं है। हमारे जो फाइटर जहाज हैं वो खड़े हैं, फाइटर पायलट्स मस्त बैठे हुए हैं, लड़ाई तो हुई नहीं है, तो क्या करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं सर से लेके पैर तक मतलब इतने ग्लानि में भी थी, गुस्से में भी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सीरियसली मैंने अपनी जो अच्छाई थी उसको रखा किनारे और धारण किया रौद्र रूप। और फिर मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं पता
आप ये सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन करके नेता किस हैसियत से बन करके घूम रहे हैं? आपको कुछ नहीं पता, ना इस देश के बारे में पता है, ना इस देश की सेनाओं के बारे में पता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इंडियन एयरफोर्स के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये आपकी इग्नोरेंस नहीं है, ये इग्नोरेंस नहीं है, ये आपकी हाई हेडेडनेस है कि आपको ये लगता है कि मैं तो जनता की बदौलत उनका वोट पा करके नेता बन गया हूं, तो भैया मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन जो एक फाइटर पायलट पढ़ लिख करके अपने एग्जाम्स क्लियर करके मेहनत करके इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और हर दिन सुबह, दिन में और रात को अपनी जान को हथेली में रख करके मिशन उड़ाते हैं, सॉटी उड़ाते हैं, उनको आप कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला आप आइए, आपके आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा मैं दूंगी। चलिए आप एक फाइटर एयरबेस में और आप देखिए कि एक फाइटर पायलट का जीवन क्या होता है। वो हर रोज मिशन उड़ाते हैं, हर रोज फ्लाइंग होती है और फ्लाइंग ऐसे होती है जैसे कि युद्ध में जा रहे हैं। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे कई बार आता है ना, अब तो हर कोई व्यक्ति थैंक्स टू दिस फोन खोजी पत्रकार है, कहीं पर कुछ होता है वीडियो बनती है हमारे बीच में आते हैं, आप देखते होंगे कोई पायलट इजेक्ट कर जाता है, एयरक्राफ्ट धू करके जल रहा होता है, तो वो मतलब ऐसे थोड़ी कि घर में कोई बैठा हुआ है जल गया, नहीं। वो मिशन सॉटी में जब जाते हैं तब जो एक्सीडेंट्स होते हैं, फेटल होते हैं, हम अपने पायलट्स को लूज करते हैं, हम अपने एयरक्राफ्ट को, एसेट्स को लूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे रिस्की जॉब है, ये सबसे खतरनाक जॉब है। और वो लगातार ये करते हैं, सुबह 5 बजे जाते हैं, दिन में 2 बजे आते हैं, 2 बजे आकर के आधे 1 घंटे सोते हैं, उसके बाद शाम को 5 बजे जाते हैं और रात के 2-2:30 बजे वापस आते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो तब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र नेता थी। भाई विद्यार्थी परिषद की तो थी, पर छात्र नेता भी थी, तो हम तो जांबाज किस्म के लोग हैं ना। अब जो मतलब विषय आया उसको वहीं पे निपटाओ भाई, इस तरीके के। अब मेरी शादी एयरफोर्स ऑफिसर से हो गई, मैं एयरफोर्स स्टेशन में गई, मुझे वहाँ पे जो हमारी सीनियर लेडीज़ होती हैं, प्रीति जी, उन्होंने बुलाया, शिखा जी, तो मैं गई, तो उन्होंने बोला कि आपसे हमें कुछ बात करनी है। मैंने बोला ठीक है भाई, करनी होगी कुछ बात। तो उन्होंने बोला कि देखो आप, यू आर नॉट अ नॉर्मल वुमन, आप एक सामान्य महिला नहीं है, अब आप एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी है, एक फाइटर पायलट की पत्नी है, तो आपको अपने जीवन जीने के नियम बदलने पड़ेंगे, अपने आप को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। एंड आई वाज शॉक्ड, आई सेड ये तो मैंने कभी नहीं सुना भाई, मेरे घर में तो बड़ी शादियां हुई हैं, जीवन बदलना पड़ेगा, मुझे अपने नियम जीवन के बदलने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप किस समय उठती हैं, क्या बोलती हैं, क्या करती हैं, ये सारी चीज़ों पर आपको अब ध्यान रखना होगा। और लास्ट में जो उन्होंने बात बोली इंपॉर्टेंट, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी, उन्होंने बोला कि भाई देखिए, सोमवार से लेकर के शुक्रवार की रात तक, जब तक आपके हस्बैंड फ्लाइंग से वापस नहीं आते हैं, 2-2:30 बजे ये लोग आते थे, कहते तब तक सोमवार से शुक्रवार आसमान टूट जाए, धरती फट जाए, आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, घर में कोई समस्या हो जाए, आप अपसेट हैं, आप परेशान हैं, कुछ भी है, आप अपने हस्बैंड से कोई सीरियस चीज़ डिस्कस नहीं करेंगी। आप परेशान भी हैं तो आप अपने हस्बैंड से लड़ेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगी, कुछ भी हो जाए। हाँ, शुक्रवार को 2 बजे रात जब वो वापस आ जाए, तो शुक्रवार रात उस समय से लेके शनिवार का पूरा दिन और इतवार के 12 बजे तक आपको जितना लड़ना है, जितनी भड़ास निकालनी है आप निकालो, लेकिन 12 बजे बंद। मैंने कहा भैया ये कौन सा नियम है, मतलब ये क्या है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, मतलब मैं फ्राइडे को अपना रात को स्विच ऑन करूं कि भैया अच्छा लिख के रखूं पर्ची बना के कि चलो आ जाओ, ये तुमने उस दिन बोला, ये ऐसे किया, वो फलाना ढीकना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे हाथ में चोट लगी, तुमने मुझे देखा नहीं, करूं ये करूं, और 12 बजे इतवार को मैं एकदम बंद करके एकदम चुपचाप बैठ जाऊं कि नो यू आर द बेस्ट, कुछ हुआ ही नहीं। आप बताओ ये पॉसिबल है? तो मतलब मैं क्यों आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि ऐसा इतना डिसिप्लिन होता है, तो उनका ही नहीं होता है, परिवार का भी होता है, एंड उसके साथ तुम इतना कंडीशन टाइम के साथ हो जाते हो कि फाइनली आप वो सारी चीज़ें करने लग जाते हो। और ये चीज़ें होती हैं कि बच्चे हुए, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, BH में जो हमारा बेस हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जाओ, उसके बाद जिस दिन छुट्टी डिस्चार्ज होगा उस दिन आएंगे हस्बैंड ले जाएंगे। घर में किसी की तबीयत खराब है, हमारे घर मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो जाए,
आप करते हो। तो एज अ वुमन, एज अ वाइफ ऑल्सो आप इतना कंडीशनड हो जाते हो कि जब इस प्रकार से युद्ध वाली सिचुएशन आती है तो आप इतने टफ हो जाते हो ओवर द इयर्स कि आप उनके साथ लड़ रहे होते हो, आप उनके जैसे हो जाते हो। और ये चीज़ें मैं इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये यूजुअली हम लोगों को पता नहीं चलती है। और ख़ास तौर पर वो जो आधा फ्रंट है, जिसको अब मैं 2 फ्रंट बोल रही हूँ, जो विपक्ष में नेताजी बन करके बैठे हुए हैं, उनको पता भी नहीं है और वो जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हर दिन वंस यू आर कमीशन, जब आप एक बार सर्विस में चले जाते हो तो हर दिन आप देश के लिए जी रहे हो। आपका हर मिली सेकेंड देश के लिए है, हर मिली सेकेंड आप अनुशासन में हो, हर मिली सेकेंड आप अपनी जान को हथेली में लेकर के जा रहे हो। और आपके परिवार को जेन्युइनली ये नहीं पता कि आज जब आप सुबह घर से निकले हो, एंड ये मैं आपको सच बता रही हूँ, आज जब आप सुबह अपने घर से निकले हो तो आप शाम को या दिन में लौट के आओगे कि नहीं आओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन उसके बावजूद वो सेना जिसका पराक्रम शौर्य आपने देखा, वो एयरफोर्स जिसको इस बार आपने शायद खुल करके देखा, क्योंकि 71 की लड़ाई के समय पर हम लोगों में से अगर कुछ रहे भी होंगे तो बहुत छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रहे होंगे, है ना। तो जो देखा आप थे, मैं आपको आपको प्रणाम मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो वेरी नाइस मैम। तो देखिए हमारे बीच में ही हीरोज हैं, हमारे बीच में। जी थैंक यू, थैंक यू मैम। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने, आपके परिवार ने सेक्रीफाइस किए हैं, इसलिए ये देश इतने सालों तक सुरक्षित रहा है। सो थैंक यू सो मच। तो कहने का मतलब ये है, बहुत लंबी बात हो गई लेकिन ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़ाई होती है और जो हम कहते हैं ना कि हमारे देश ने, हमारी सेनाओं ने कमाल कर दिया साहब। 9 अच्छा 71 का जी मैम, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस मैम। तो वो जो प्रिसिशन होता है ना कि 9 जो आतंकी अड्डे थे उनको जाकर के मार दिया, कहीं और नहीं लगा, या जो 11 एयर बेसेस थे उनमें, ये आप लोगों ने देखा होगा टीवी, बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, है ना, बड़े गड्ढे हो गए, धुआं धुआं मट्टी मट्टी हो गया था। वो ऐसे नहीं हो जाता कि एक दिन में हो गया है, नहीं ऐसे नहीं होता। हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी और बीएसएफ भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो पूरे 12 महीने 24 घंटे काम करती है, तब जाके ऐसी सेना मिलती है, तब जाके ऐसी वीरता मिलती है, जिस वीरता के ऊपर आज कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा सिर्फ ये मकसद, ताकि कल को कोई भी कुछ भी इस प्रकार की बात बोले तो आप लोग इनको जवाब दे सके। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके फैमिली मेंबर्स होंगे सर्विस में, जिन्होंने ये तमाम चीज़ें देखी होगी या जो देख रहे हैं, है ना, तो उनका भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है और वो भी बहुत सारी चीज़ें आगे बता सकते हैं। पर मैं ये कहती हूँ कि शेयर ज़रूर करना चाहिए, बोलना ज़रूर कर चाहिए, और ख़ासतौर पे जब देश की बात आए, क्योंकि जो नारी होती है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। इस देश के अंदर झांसी की रानी भी नारी है, अहिल्याबाई जी भी इसी देश की हैं, माँ अन्नपूर्णा भी है। तो हमारे अंदर बहुत सारे रूप हैं और हर दिन हम उन रूपों को जीते हैं और हर रोल को हम प्ले करते हैं। और जब कहीं पर कुछ बोलने की बात आती है तो फिर हमसे कोई नहीं जीत पाता है। अब कई लोगों को ये लगेगा कि नहीं भाई ममता जी आप तो टीवी पे जाती हैं, आपको तो डिबेट करने की आदत है तो आप बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना होते। घर में लड़ाई हो जाए तो है, आप बताओ मुझे, पति पत्नी में लड़ाई हुई कौन जीतता है भाई, बताओ कौन जीतता है? मैं तो जीतती हूँ, तब टीवी में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब लड़ाई होती है तो अच्छे अच्छों के छक्के हाथ छुड़ा देते। अगर कहीं टेढ़े मेढ़े पड़ोसी मिल गए हैं, हाँ वो आधे फ्रंट वाले पड़ोसी मिल गए तो उनका तो आप मतलब इतना सा फ्रंट बना देते होंगे, है ना। तो ये वो नारी शक्ति है। तो बोलने से चूकना नहीं है। हाँ
हम उस सभ्यता से आते हैं, उस संस्कृति से आते हैं जहां पर शब्दों की गरिमा और भाषा की मर्यादा हम रखते हैं। लेकिन अपना जो रोल है वो हमें कहीं पर भी किसी भी कीमत में कभी नहीं भूलना है। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा, उस पर भी विपक्ष को प्रॉब्लम हो गई। क्यों रखा? मतलब इस देश में 26 परिवार स्प्लिट सेकंड में उतर गए। इस देश की 26 महिलाओं का सिंदूर उनके सामने, उनके आंखों के आगे दहशतगर्दों ने मिटा दिया, उनकी मांग सूनी कर दी। बच्चों के सर से पिता का साया उठा दिया। न्यूली मैरिड लड़की जो चूड़ा पहनी हुई थी, नेवल ऑफिसर की वाइफ, और जो दूसरी अपने यूपी से गई थी, उनकी जिंदगी तुमने शुरू होने से पहले खत्म कर दी। और उसके बाद इस देश के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि व्हाई इज द नेम ऑपरेशन सिंदूर। मैं कहती हूं कि इससे अच्छा नाम तो कोई हो ही नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था। तुमने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने तुम्हारे घर में घुस करके तुमको ही उजाड़ दिया। और दोबारा इस देश में ही नहीं, इस विश्व के अंदर भी कोई ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता भी नहीं करेगा और जरूरत भी महसूस नहीं करेगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। अब सिंदूर की जो कीमत है वो पूरा विश्व जानता है, यूएस भी जानता है, चाइना भी जानता है, और पाकिस्तान तो बेचारा सिंदूर के नाम से डर जाता है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तो आजकल खुद सिंदूर पहन के घूम रहे हैं, उनकी तो हालत इतनी खराब है, वो तो सिंदूर ही पहन करके घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं आतंकवादियों से कहाँ पंगा ले लिया, है ना। वो आतंकवादी को पता नहीं था कि जिस मातृशक्ति से बोल रहा हूं ना कि जाकर के अपने प्रधानमंत्री जी को बता देना, उस मातृशक्ति ने जब प्रधानमंत्री जी को बोलना है तो मेरी ऐसी की तैसी हो जानी। तो ये जो नाम है ये बहुत एप्ट है, और एप्ट इसीलिए है क्योंकि इस सिंदूर की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है हमारे समाज में और हमारे जीवन में। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से ये बोला था कि अब मेरे जो रग है, मेरा शरीर है, उसमें खून नहीं बहता, क्या बहता है? गरम सिंदूर बहता है। उस पर भी तकलीफ हो गई विपक्षियों को, उस पर भी विपक्षी बोलने लगे कि नहीं नहीं, ये कैसे बोल दिया, गरम सिंदूर कैसे किसी के खून में बह सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं बह सकता भाई, बिल्कुल नहीं बह सकता। उसके शरीर में नहीं बह सकता, उनकी धमनियों में नहीं बह सकता। जिनको सिंदूर का महत्व नहीं पता, जिनको सिंदूर की बैकग्राउंड नहीं पता, जिनको सिंदूर का अस्तित्व नहीं पता, उनके लिए ये लाल रंग है ना खाली, तो उनके लिए नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए है। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो भावनात्मक भी थी, कुछ ऐसी बातें जो हमने करी जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सके, वो मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जब मोनिका जी ने बोला कि नहीं आपको बोलना है, तो मैंने सोचा मातृशक्ति के पास सामने जाकर के मैं क्या ही बोलूँगी, क्योंकि आज की जो मेरी मातृशक्ति है, आज की नहीं, भारत की मातृशक्ति तो बहुत केपेबल है, उनको बहुत समझ में आता है। और मंच में भी जो मेरे साथ हैं, प्रीति दीदी हैं, शिखा जी हैं, मोनिका हैं, ये सारे लोग अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ कर चुके हैं, पर फिर भी मैंने कहा ठीक है, बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे और अपने लोगों के बीच में जाकर के बात करेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। सो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक बार फिर से वही जयकारा जिससे हमने आरंभ किया था, और बहुत जोर से, पूरी ताकत से, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये भारत की नारी है, अकेले ही लाख 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 दहशतगर्दों पर भारी है। तो पूरी नारी शक्ति को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।